नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 25 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने www को भी पढ़ा होगा। www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे रिलेटेड आपने www को भी पढ़ा होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है, W3। और W3 या www को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और कब बनाया गया था? सन 1989 में। तो www या W3 जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा सन 1989 में बनाया गया था। इससे रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। तो W3 का फुल फॉर्म तो हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। W3 का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके साथ ऐड हो गया है C। हमसे पूछा गया है W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यह एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के लिए और नेटवर्क के लिए मल्टीपल टाइप के स्टैंडर्ड को क्रिएट करती है। इंटरनेट के लिए और नेटवर्क के लिए इस कम्युनिटी के द्वारा मल्टीपल टाइप के स्टैंडर्ड मतलब रूल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या होती है। निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या होती है। जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब मॉनिटर पर, प्रोजेक्टर पर कोई चीज दिखाई जाती है, कोई ऑब्जेक्ट शो किया जाता है, तो वह रिजोल्यूशन के द्वारा क्रिएट होता है। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल, मल्टीपल पिक्सल को मिलाकर रिजोल्यूशन क्रिएट होता है। आपको स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है वह डॉट से मिलकर बना होता है, डॉट से। जब आप किसी इमेज को, किसी पिक्चर को अधिक जूम करते हैं तो आपको उसके पिक्सल दिखने लगते हैं, उसके पिक्सल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। मतलब स्क्रीन पर हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, वह मल्टीपल डॉट से मतलब पिक्सल से मिलकर बना होता है। और नंबर ऑफ पिक्सल को ही कहा जाता है रिजोल्यूशन। यदि पिक्सल की संख्या अधिक होगी तो रिजोल्यूशन अधिक हो जाएगा, जिससे पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और यदि नंबर ऑफ पिक्सल कम हो जाते हैं तो रिजोल्यूशन कम हो जाता है, जिससे पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाती है। हमसे पूछा गया है, निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या होती है। मतलब जो रिजोल्यूशन है वह किससे मिलकर बना होता है? पिक्सल से। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मॉनिटर स्क्रीन पर शो होने वाले ऑब्जेक्ट की बेसिक या सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है। वह होती है पिक्सल। पिक्सल या डॉट के द्वारा ही स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। पिक्सल्स जब मिल जाते हैं तो वह बन जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कम होगा तो पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाती है, रिजोल्यूशन अधिक होता है तो पिक्सल की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इमेज या पिक्चर की क्वालिटी डिपेंड होती है रिजोल्यूशन पर, और रिजोल्यूशन जो बना होता है वह मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बना होता है। मॉनिटर की आपने 3 विशेषताएं पढ़ी होंगी, मॉनिटर के आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे।
रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और डॉट पिच। तो जो रेजोल्यूशन है यह मॉनिटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और रेजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल से, नंबर ऑफ डॉट से। और रेजोल्यूशन को पीपीआई में नापा जाता है, पीपीआई में पिक्सल पर इंच में रेजोल्यूशन को नापा जाता है या मेजर किया जाता है। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या होती है? वह होती है पिक्सल, पिक्सल मतलब कि डॉट, और रेजोल्यूशन को पीपीआई में मेजर किया जाता है पिक्सल पर इंच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। रोम क्या है? रोम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। रोम कंप्यूटर सिस्टम में एक प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम किसी प्रकार का राइटिंग वर्क नहीं कर सकते हैं, मतलब डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम में जो डेटा स्टोर होता है हम केवल उसे रीड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो रोम एक प्राइमरी मेमोरी है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड में रोम चिप को इनबिल्ट कर दिया जाता है, मतलब जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तभी उसमें रोम चिप को फिट कर दिया जाता है। और रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। हमसे पूछा गया है रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे कहा जाता है फर्मवेयर। रोम में स्टोर प्रोग्राम को या रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहा जाता है, फर्मवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल हम डेटा का उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ब्लैंक की एक्टिव होने पर ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में टाइप होते हैं। एमएस वर्ड में ब्लैंक की एक्टिवेट होने पर ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में टाइप होते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कीबोर्ड को भी ऐड किया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में ब्लैंक की एक्टिवेट होने पर ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में टाइप होते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं और यदि आप किसी की को प्रेस कर देते हैं जिससे आपके सारे कैरेक्टर कैपिटल में टाइप होते हैं, तो वह कौन सी की होती है? कीबोर्ड में एक की होती है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, जो कि एक टॉगल की है। टॉगल की है मतलब एक बार प्रेस करने पर कैप्स लॉक ऑन हो जाता है और दोबारा प्रेस करने पर कैप्स लॉक ऑफ हो जाता है। ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाती हैं या ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं या ऑफ हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है टॉगल की। और हमारे कीबोर्ड में एक की होती है कैप्स लॉक। यदि हम कैप्स लॉक को एक्टिवेट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो टाइपिंग करने पर सभी कैरेक्टर कैपिटल में टाइप होते हैं, और यदि हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो टाइपिंग करने पर सभी कैरेक्टर स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की एक्टिव होने पर ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं और कैप्स लॉक एक टॉगल की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम के नेम को
ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्सेल में कॉलम के नेम को ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है मतलब यह डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेल में हम टेबल बना सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, फंक्शन लगा सकते हैं, टेबल पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो एक्सेल है इसमें हम जो फाइल बनाते हैं उसे कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। और एक्सेल में जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं, मल्टीपल रो होती हैं। जो रो होती हैं उन्हें नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो कॉलम होते हैं उन्हें ABCD से मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल में कॉलम के नेम को ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉलम के नेम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ABC से मतलब अल्फाबेट से। जबकि रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 से। तो यहां पर दो क्वेश्चन हमने तैयार करे। एक्सेल में जो वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। वर्कशीट में जो रो होती हैं उन्हें 1 2 3 से मतलब नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक वर्कबुक तैयार करी है। बाय डिफॉल्ट हमारी वर्कबुक का नाम होता है बुक1। वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल। इसके अंदर हमारी एक वर्कशीट है। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। वर्कशीट मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉलम के नेम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में रिपीट लास्ट एक्शन के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में रिपीट लास्ट एक्शन के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे MS एक्सेल में भी पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल में रिपीट लास्ट एक्शन के लिए किस फंक्शन की का या किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड और MS एक्सेल में यह शॉर्टकट की एक ही होती है। मतलब वर्ड और एक्सेल में एक ही शॉर्टकट की से रिपीट लास्ट एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। MS वर्ड या एक्सेल में यदि आपको अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना है, मतलब आपने जो काम अभी किया है लास्ट टाइम उसी काम को दोहराना है, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिपीट लास्ट एक्शन। जिसके लिए F4 फंक्शन की का या F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। MS वर्ड और MS एक्सेल में रिपीट लास्ट एक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? F4। रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब क्या है? आपने लास्ट टाइम जो काम किया है उसी काम को रिपीट करना, दोहराना है, तो उसे बोलते हैं रिपीट लास्ट एक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। F4 शॉर्टकट की या फंक्शन की से हम लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने MS वर्ड में एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इस पैराग्राफ को हमने बोल्ड कर दिया। एक पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। हमने लास्ट टाइम क्या एक्शन परफॉर्म किया? हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया। अब यदि हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F4 को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ भी बोल्ड हो गया है। जबकि हमने बोल्ड की शॉर्टकट की प्रेस नहीं करी, हमने क्या प्रेस किया? F4। F4 का मतलब है रिपीट लास्ट एक्शन। आपने जो भी एक्शन लास्ट टाइम पर परफॉर्म किया होगा वही एक्शन रिपीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप केवल इसको बोल्ड के लिए यूज करें, आप किसी भी एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक वर्ड को सिलेक्ट किया
और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस किया, डिलीट का मतलब क्या है, वह वर्ड डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने लास्ट एक्शन क्या परफॉर्म किया, किसी टेक्स्ट को डिलीट किया। अब यदि हम कुछ और टेक्स्ट सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F4 को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वह डिलीट हो गया है। मतलब MS वर्ड में और MS एक्सेल में आप जो भी एक्शन लास्ट टाइम पर परफॉर्म करेंगे उसे रिपीट करने के लिए F4 फंक्शन की का या F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और यह कहलाता है रिपीट लास्ट एक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमें दिया गया है कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन दिया गया है हमें यहां पर एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, हेक्साडेसिमल, और हमें इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। हमें क्वेश्चन दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको बदलना है बाइनरी में। अब सीपीसीटी के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से भी पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ कंप्यूटर नंबर सिस्टम को सॉल्व करना सीखा है। आज हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है और हमें इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलकर आंसर बताना है। जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2 और इसमें केवल 0 से लेकर 1 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं, केवल 0 और 1। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक या 9 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इस नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होंगे, लेकिन जैसे ही 10 आएगा तो हम 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को E से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। यह केवल आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में याद रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 है, इसमें टोटल 16 वैल्यू हो सकती हैं नंबर या अल्फाबेट, लेकिन 9 तक तो नंबर यूज होंगे बट 10 से लेकर 15 तक क्या आ जाते हैं, अल्फाबेट आ सकते हैं, ABCDEF। यह होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है। हमने हेक्साडेसिमल को कैसे पहचाना, इसके बेस से। बेस कितना दिया, 16, और हमें बदलना किसमें है, बाइनरी में। बाइनरी मतलब 2 बेस में बदलना है और बाइनरी में केवल क्या आएगा, या तो 0 या फिर 1। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। हमने चारों का बेस समझा, चारों की रेंज समझी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखनी है। कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यदि बाइनरी में बदलना है या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आप 8421 यह सीरीज याद रखें, 8421। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 14 और एक 15 होगा। आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल में वैल्यू भी कहां तक की आती है, 15 तक की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यदि बाइनरी में बदलना है या बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आप 8421 को याद रखें, 8421। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 और 6। हमने दोनों नंबर को अलग अलग लिख लिया, 5 और 6। अब हम इन दोनों नंबर पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 8421, 8421। अब हमें इस सीरीज का यूज करते हुए 5 बनाना है, 5। तो 5 बनाने के लिए क्या हमें 8 की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, तो हम 8 को यूज नहीं करेंगे, मतलब 8 को दे देंगे 0। 5 बनाने के लिए क्या 4 की जरूरत है, हाँ 4 की जरूरत है, क्योंकि 4 और 1 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 4 और 1 जुड़ेगा तो 5 बनेगा, मतलब 2 की भी जरूरत नहीं है। जरूरत केवल किस किस की है,
4 की और 1 की, 4 और 1 5 होता है। तो हमें जिस जिस नंबर की जरूरत है उसको हम 1 दे देंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम 0 दे देंगे। हमें 5 बनाना था इस सीरीज से, तो 8 की जरूरत तो थी नहीं, तो 8 को हमने 0 दे दिया। 4 की जरूरत है तो 4 को 1 दिया, 2 की जरूरत नहीं है तो 0 दिया, 1 की जरूरत है तो इसको 1 दे दिया। ऐसे यहां पर हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 8 की जरूरत नहीं है और 1 की जरूरत नहीं है, मतलब इन दोनों को हम 0 देंगे। 4 और 2 6 होगा, तो इनको हम दे देंगे 1, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 0 1 1 0। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या आएगा, पहले हम यह लिखेंगे 0 1 0 1, उसके बाद यह लिख देंगे 0 1 1 0। यह हमारा आंसर आ गया, यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना कितना आसान है। आपको केवल 8421 यह फॉर्मूला, यह सीरीज याद रखनी है और आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से बाइनरी में बदल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। जो हमें नंबर दिया गया था उसको हमने बाइनरी में बदला, आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम एआई पर आधारित होते हैं? किस जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम एआई पर आधारित होते हैं? यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से संबंधित है और कंप्यूटर सिस्टम की जो जनरेशन्स हैं यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। आपको यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है? तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। आपको पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाने लगा, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का, और यह माइक्रो प्रोसेसर VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है इनमें ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर AI पर आधारित होते हैं। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI पर वर्क करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर ULSI पर वर्क करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में AI टेक्निक का यूज किया जाता है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमसे पूछा गया था किस जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम AI पर आधारित होते हैं? वह होते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5th जनरेशन के कंप्यूटर AI टेक्निक पर आधारित होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में यदि हमने पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, यदि हमने किसी पैराग्राफ को फॉर्मेट किया है और हमें पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग को हटाना है,
पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड में जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ को अट्रैक्टिव शो करने के लिए, पैराग्राफ को मैनेज करने के लिए हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? अलाइनमेंट चेंज करना, इंडेंटेशन सेट करना, लाइन स्पेसिंग को सेट करना, यह कहलाती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। और यदि आपने किसी पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। Ctrl+Q पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव या रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको आंसर ऑटोमेटिक समझ आएगा, क्योंकि जो चारों शॉर्टकट की दी गई हैं उसमें से केवल Ctrl+Q ही ऐसी शॉर्टकट की है जो अलग है, क्योंकि Ctrl+P तो प्रिंट के लिए यूज होता है, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, Ctrl+S सेव करने के लिए यूज होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? Ctrl+Q। यदि आपने एमएस वर्ड में पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, उसको रीसेट करने के लिए Ctrl+Q का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इस पैराग्राफ पर कुछ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मतलब हमने इसका अलाइनमेंट चेंज किया, हमने इसके साथ लाइन स्पेसिंग को चेंज कर दिया, हमने यहां पर कुछ इंडेंटेशन सेट कर दी। हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और इस पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब यदि हमें जो जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है वह हटानी है, रीसेट करनी है और पैराग्राफ को नॉर्मल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो हम कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे, Ctrl+Q। आप देख सकते हैं हमने जो जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वह सभी हमारी रीसेट हो गई है, रिमूव हो गई है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए Ctrl+Q शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर मॉनिटर में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर होता है वह एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर स्क्रीन पर जो आउटपुट शो होता है वह होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है एलईडी मॉनिटर, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एक होता है टीएफटी, टीएफटी जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित था। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है और मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड और टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल से यह क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पाइवोट टेबल क्या होती है। पाइवोट टेबल एमएस एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। पाइवोट टेबल का यूज किसी टेबल की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है, किसी टेबल की समरी प्राप्त करने के लिए पाइवोट टेबल का यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में रिपोर्ट बनाकर देती है पाइवोट टेबल।
एक बनी हुई टेबल की यदि हमें रिपोर्ट प्राप्त करनी है तो हम पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। यह एक डेटा समराइजेशन टूल है, किसी डेटा की समरी प्रदान करती है हमें पाइवोट टेबल। और जो पाइवोट टेबल है यह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होती है। इंसर्ट टैब में यदि हमें एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल क्रिएट करनी है तो हम इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत पहला ही ऑप्शन होता है पाइवोट टेबल, जो कि किसी टेबल की रिपोर्ट जनरेट करने के काम आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में हेडर फुटर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है हेडर एंड फुटर। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हेडर फुटर होता क्या है। हेडर फुटर क्या होता है? हम एमएस वर्ड में जो पेज बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके अंदर कई पेज होते हैं, मल्टीपल पेज होते हैं। पेज पर ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छूटा होता है। जो आप पेज तैयार करते हैं, आपने देखा होगा पेज में जब हम टाइपिंग करते हैं तो कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं होती है। पेज के ऑल साइड पर, चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छूटा होता है। यह जो ब्लैंक एरिया होता है यह कहलाते हैं मार्जिन। पेज में बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के मार्जिन शो होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो पेज का जो टॉप मार्जिन होता है इसे ही कहा जाता है हेडर। पेज के टॉप मार्जिन को क्या कहा जाता है? हेडर। और पेज के बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेडर डॉक्यूमेंट में कहां अवेलेबल होता है? तो हेडर प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है। पेज के टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर। और फुटर कहां होता है? प्रत्येक पेज के बॉटम में। मतलब पेज के बॉटम मार्जिन को फुटर कहा जाता है। तो हेडर मतलब पेज का टॉप मार्जिन और फुटर मतलब पेज का बॉटम मार्जिन। जो हेडर फुटर होते हैं यह हमें फाइल से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रिंट करने की या ऐड करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में फाइल का नाम शो करना है, डेट शो करना है, हर पेज पर टाइम शो करना है, पेज नंबर शो करना है, तो हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड में हेडर फुटर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो हेडर फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड के अंतर्गत यदि हमें हेडर फुटर का यूज करना है तो हम इंसर्ट टैब से हेडर फुटर को ऑन कर सकते हैं, या फिर हम पेज पर जो टॉप मार्जिन होता है या बॉटम मार्जिन होता है यहां पर डबल क्लिक करके भी हेडर फुटर को ऑन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंसर्ट टैब के द्वारा हम हेडर फुटर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है हेडर एंड फुटर। यहां से आप हेडर फुटर के अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में हेडर फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फिल डाउन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फिल डाउन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है फिल डाउन के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है फिल राइट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। एक होता है फिल डाउन और एक होता है फिल राइट। फिल डाउन और फिल राइट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर एक्सेल के किसी कॉलम में कोई एक वैल्यू टाइप करी है। यह एक्सेल का एक कॉलम है जिसमें मल्टीपल सेल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है 10। अब यही 10 हमें नीचे वाले कुछ सेल में भरना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फिल डाउन। मतलब किसी एक वैल्यू को नीचे वाले कुछ सेल में भरने के लिए या सभी सेल में भरने के लिए किसका यूज किया जाता है? फिल डाउन का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी
इसी प्रकार से एक होता है फिल राइट। फिल राइट का मतलब क्या है, यदि हमने किसी रो में यहां पर एक वैल्यू भरी है और यही वैल्यू हमें राइट साइड वाले सेल में फिल करना है तो उसे कहा जाता है फिल राइट। और फिल राइट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। हम MS एक्सेल में सेम वैल्यू को नीचे वाले सेल में भर सकते हैं, वह कहलाता है फिल डाउन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। और यदि हमें एक वैल्यू को राइट साइड वाले कुछ सेल में भरना है तो वह कहलाता है फिल राइट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा है 10। अब यही 10 वैल्यू हमें नीचे वाले कुछ सेल में भरनी है, तो जितने सेल में हमें 10 भरना है उतने सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे। Ctrl+D यह होता है फिल डाउन। फिल डाउन मतलब जो वैल्यू आपने ऊपर भरी है वही वैल्यू नीचे वाले सेल में भर दी जाती है, इसे कहा जाता है फिल डाउन, जिसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+D। एक होता है फिल राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर 10 लिखा, अब यह 10 हमें राइट साइड वाले सेल में फिल करना है तो हम Ctrl+R को प्रेस करेंगे, यह कहलाता है फिल राइट। तो एक्सेल में एक होता है फिल डाउन Ctrl+D, एक होता है फिल राइट Ctrl+R। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल अकाउंट में न्यू रिसीव्ड ईमेल को ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। ईमेल से संबंधित यह क्वेश्चन है। ईमेल अकाउंट में न्यू रिसीव्ड ईमेल को ब्लैंक में स्टोर किया जाता है, मतलब जब आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है तो वह कहां पर स्टोर हो जाता है। यहां पर आपको ईमेल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ईमेल का फुल फॉर्म। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल कब सेंड किया गया था? पहला ईमेल सेंड किया गया था 1971 में। पहला ईमेल 1971 में सेंड किया गया था। यह ईमेल रे टॉमलिंसन ने सेंड किया था। रे टॉमलिंसन ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने पहला ईमेल सेंड किया था सन 1971 में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल अकाउंट में न्यू रिसीव्ड ईमेल को ब्लैंक में स्टोर किया जाता है, मतलब जब आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है तो वह कहां स्टोर होता है। जो भी ईमेल हमें प्राप्त होते हैं वह आते हैं इनबॉक्स फोल्डर में, इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जब आप कोई ईमेल भेज देते हैं, आप कोई ईमेल सेंड कर देते हैं तो वह सेंड फोल्डर में स्टोर हो जाता है। आप जो भी ईमेल सेंड कर देते हैं वह कहां चले जाते हैं? सेंड फोल्डर में। यदि आप कोई ईमेल तैयार करते हैं, टाइप करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं तो वह चला जाता है, वह स्टोर हो जाता है ड्राफ्ट फोल्डर में। और स्पैम फोल्डर में वह ईमेल आते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, किसी फ्रॉड से संबंधित हो सकते हैं, उनको स्पैम फोल्डर में स्टोर कर दिया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल में अटैचमेंट की मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होती है? जीमेल में अटैचमेंट की मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होती है? यह क्वेश्चन जीमेल से पूछा गया है। जीमेल जो कि ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। जीमेल ईमेल की सर्विस प्रदान करने वाली एक कंपनी है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। हमसे पूछा गया है जीमेल में अटैचमेंट की मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होती है, मतलब जब हम किसी को ईमेल भेजेंगे, जीमेल के द्वारा हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो हम उसमें किसी फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अपना रिज्यूमे सेंड करना है, कोई इमेज सेंड करनी है तो वह कहलाता है अटैचमेंट। मतलब ईमेल के साथ किसी फाइल को जोड़ना क्या कहलाता है? अटैचमेंट। तो यदि हम जीमेल से कोई ईमेल भेजेंगे तो मैक्सिमम हम कितनी साइज तक की फाइल अटैच कर सकते हैं?
जीमेल में यदि आप कोई ईमेल टाइप करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे, तो जो अटैचमेंट होता है, जो फाइल ऐड होती है, उसकी मैक्सिमम साइज होती है 25 MB। मतलब जीमेल में अटैचमेंट की मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होती है? 25 MB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीमेल में अटैचमेंट की जो फाइल साइज लिमिट होती है वह कितनी होती है? 25 MB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एज किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट एज किसका एग्जाम्पल है? हमें एक नाम दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज और हमसे पूछा गया है यह किसका एग्जाम्पल है? सर्च इंजन का, वेब ब्राउजर का, प्रोटोकॉल का या डोमेन का? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है यह एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पर किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, यह सभी क्या होते हैं? वेब ब्राउजर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है यह एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है? एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है? यह क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है? हमने आज की वीडियो में ही जाना कि एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं और एक्सेल का जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। हमने यह भी जाना कि एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। रो को 1 2 3 से मतलब नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रो होती हैं उन्हें 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को ABCD से मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि हमसे पूछा गया है लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। पहले कॉलम का नाम तो A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है, ऐसे करके 26 तक तो Z आ जाएगा, क्योंकि ABCD में 26 अक्षर होते हैं तो Z आ जाएगा। लेकिन Z के बाद क्या होगा? फिर इस सीरीज को रिपीट कर दिया जाता है, AA, AB, इस प्रकार से यह सीरीज रिपीट हो जाती है और रिपीट होते होते यह पहुंच जाती है XFD तक। XFD मतलब एक्सेल का जो लास्ट कॉलम है 16,384 नंबर का, उसका नाम क्या होता है? XFD। MS एक्सेल का जो लास्ट कॉलम है उसका नाम क्या होता है? XFD और इसका नंबर कितना होगा? 16,384। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह एक्सेल की वर्कशीट है जिसमें आप देख सकते हैं कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। पहले कॉलम का नाम A है, दूसरे का B है, C, ऐसे यह बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से रो के नंबर हैं 1 2 3 4। अभी हमारा कर्सर पहले कॉलम पर है। पहले कॉलम पर हमारा कर्सर है। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जाना है, डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर उसका नाम चेक करना है हमें, तो हम कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस राइट एरो की, आप देख सकते हैं हम लास्ट कॉलम पर मूव हो गए और लास्ट कॉलम का नाम क्या है? XFD। एक्सेल का जो लास्ट कॉलम है इसका नाम क्या होता है? XFD। और हम डायरेक्ट इस कॉलम तक कैसे आए हैं? कंट्रोल के साथ राइट एरो की से। इसी प्रकार से यदि हमें वापस फर्स्ट कॉलम पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की से फर्स्ट कॉलम पर आ सकते हैं और कंट्रोल के साथ राइट एरो की से लास्ट कॉलम पर हम जा सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हम फर्स्ट रो पर हैं। यदि हमें लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। डाउन एरो की को, नीचे वाली एरो की को, तो हम डायरेक्ट
10,48,576 नंबर की रो पर आ जाते हैं। और यदि हमें वापस फर्स्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे, हम वापस फर्स्ट रो पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन तो यह समझा कि एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD और साथ ही साथ 4 शॉर्टकट की भी समझी। कंट्रोल के साथ राइट एरो की से हम लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की से हम फर्स्ट कॉलम पर आ सकते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की से लास्ट रो पर जा सकते हैं और कंट्रोल के साथ अप एरो की से फर्स्ट रो पर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में दी गई रेंज का गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में दी गई रेंज का गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है, यदि हमें MS एक्सेल में किसी रेंज का, रेंज मतलब मल्टीपल नंबर्स का, मल्टीपल सेल्स का गुणा करना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। MS एक्सेल में नंबर का गुणा करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट फंक्शन के द्वारा हम MS एक्सेल में कुछ नंबर्स का गुणा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रोडक्ट फंक्शन के द्वारा हम MS एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन या गुणा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन सम फंक्शन को भी समझेंगे हम। सम फंक्शन क्या करता है, दी गई रेंज को या नंबर को जोड़ने का काम करता है। ABS फंक्शन क्या है, ABS का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। यह किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में बदल देता है। ABS का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट। मॉड फंक्शन क्या है, मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। मॉड का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलस। और यह फंक्शन रिमाइंडर मतलब कि शेषफल कैलकुलेट करता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 फंक्शन समझे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट फंक्शन। एक्सेल में गुणा करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर कुछ नंबर्स को टाइप किया, यह हमारे कुछ नंबर हैं। अब हमें इन तीनों नंबर का आपस में गुणा करना है, तो इसके लिए हम इक्वल के साथ प्रोडक्ट फंक्शन को टाइप करेंगे और हमें जहां से जहां तक नंबर को गुणा करना है उतनी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज को कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रेंज सेलेक्ट करी तो पहला सेल आ गया B4, फिर टाइप हो गया कॉलन और लास्ट सेल का एड्रेस क्या आ गया, B6। मतलब B4 से लेकर B6 तक का हमें गुणा करना है। एंटर की को प्रेस करेंगे तो यह हमारा आंसर आ गया। तो एक्सेल में कुछ नंबर का या किसी रेंज का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, गुणा करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। जावा एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। जावा क्या है हमें यहां पर बताना है। जावा एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। क्या जावा बाइनरी लैंग्वेज है, या लो लेवल लैंग्वेज है, या हाई लेवल लैंग्वेज है, या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। जावा, C++, पास्कल, कोबोल, यह सभी कैसी लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।